नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। क्या लोकतंत्र के सबसे पवित्र उत्सव चुनाव में डराने और धमकाने का खुला खेल शुरू हो चुका है? मामला मध्य प्रदेश के दतिया का है, जहां उपचुनाव से पहले चुनावी मर्यादा तार तार हो रही है। जनता जनार्दन होती है, लेकिन दतिया में क्या जनता को बंधक समझने की भूल की जा रही है? एक तरफ सरकार के मंत्री राकेश शुक्ला हैं, जिन पर आरोप है कि वो वोट के लिए सरेआम लोगों को धमका रहे हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस के सूबेदार जीतू पटवारी हैं, जो जनता और प्रशासनिक अफसरों को खुलेआम अंजाम भुगतने की चेतावनी दे रहे हैं। सवाल सीधा है कि क्या नेताओं को अब जनता के विवेक पर भरोसा नहीं रहा? क्या वोट अब प्यार और विकास से नहीं, बल्कि खौफ और धमकियों की लाठी से हाँका जाएगा? एक तरफ सत्ता का अहंकार है, तो दूसरी तरफ विपक्ष की छटपटाहट। लेकिन इस न्यूरा कुश्ती में पिस रही है दतिया की आम जनता और निष्पक्ष प्रशासनिक व्यवस्था। वोटर को डराने वाले बाहुबली नेता आखिर लोकतंत्र का क्या हश्र करना चाहते हैं? दतिया की इस सियासी तनातनी पर आज की सबसे बड़ी बहस शुरू करते हैं, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। दतिया का दंगल अब सिर्फ वोटों का नहीं, बल्कि बयानों और ताकतों के प्रदर्शन का भी बनता जा रहा है। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे दोनों दलों के नेता और समर्थक अपने अपने अंदाज में चुनावी दमखम दिखा रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बसई क्षेत्र में चुनावी सभा के दौरान प्रशासन को चेतावनी दे दी और साफ कहा कि चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष होना चाहिए। अगर किसी अधिकारी या कर्मचारी ने पक्षपात किया तो चुनाव के बाद उसका हिसाब लिया जाएगा। अब उनके इस बयान के बाद दतिया का सियासी पारा चढ़ गया है। प्रशासन के भी अधिकारी सुन ले इस वीडियो के माध्यम से। अगर किसी ने किसी भी कार्यकर्ता को बिना काम से पुलिस कर्मचारी, अधिकारी, थाने, टीआई, एसपी कोई हरकत की तो मेरा नाम जीतू पटवारी है, याद रख लेना। यहीं पे पहले चुनाव बाद में करूंगा, आपसे हिसाब पहले करूंगा। पुलिस के अधिकारी समझ लेना, प्रशासन के कर्मचारियों को भी समझाना चाहता हूं, चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए। दूसरी ओर बीजेपी के चुनाव प्रचार के दौरान सामने आए एक वायरल वीडियो ने नई बहस छेड़ दी। बड़ौनी क्षेत्र के बताए जा रहे वीडियो में एक युवक कथित तौर पर कैबिनेट मंत्री राकेश शुक्ला के सामने कहते हुए सुनाई देता है कि वो लट्ठ के दम पर वोट डलवाएगा और लोगों को पकड़कर मतदान कराएगा। वीडियो में मंत्री अरे वाह कहते हुए युवक की पीठ थपथपाने लगते हैं। अब उनकी ये प्रतिक्रिया भी चर्चा का विषय बन गई है। हालांकि इस वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। हम लगता है बहुत डरवा, तो भी नहीं डरवा, मार के डरवा बहुत डरवा। अब इस पूरे घटनाक्रम ने चुनावी माहौल को और गर्मा दिया है। एक तरफ कांग्रेस प्रशासन की निष्पक्षता पर सवाल उठाकर अधिकारी को संदेश दे रही है, तो दूसरी ओर वायरल वीडियो विपक्ष को बीजेपी पर हमले का मौका दे रहा है। कुल मिलाकर चुनावी जंग अब सिर्फ प्रचार तक सीमित नहीं, बल्कि आरोपों और संदेशों की लड़ाई भी बन चुकी है और दोनों दल के नेता दमखम दिखा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रतीक श्रीवास्तव और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। वो स्वागत है प्रतीक जी आपका अनादि टीवी में। और ये वो दो माननी है, या जो माननी हम देखते हैं कि अभी राकेश शुक्ला जीतू पटवारी की बात कर रहे हैं। एक ने मंत्री के लिए शपथ ली होगी कि मैं राकेश शुक्ला संविधान की निष्ठा प्रति, संविधान के प्रति तमाम बातें जो कहते हैं हम, और दूसरा जीतू पटवारी भी कई बार शपथ ले चुके हैं। लेकिन आज वो कह रहे वाह बेटा शाबाश कि इसी लाठी से हमको लोकतंत्र चलाना है। एक जुबान से चमका रहा है और एक पीठ थपथपा रहा है। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि दतिया का चुनाव जनता की बजाय जो नेता है वो लड़ रहे हैं, वो लठ के दम पर जीतना चाहते हैं? बिल्कुल आपने ठीक फरमाया। मुझे ऐसा लगता है कि भारत की राजनीति से विनम्रता और सदाशयता लगभग समाप्त हो चुकी है, और जो नेता अपनी सदाशयता, विनम्रता और सज्जनता के लिए जाने जाते थे, एक जमाना था जब नेता
मन में कुछ भी हो, लेकिन ऊपरी तौर पर तो विनम्रता दिखाते ही थे। अब दौर ऐसा आ गया है और अहंकार इस कदर सर चढ़कर बोल रहा है नेताओं के, किसी भी पार्टी के हो, जी। कि वो जनता को जो है वो कीड़े मकोड़ों से ज्यादा कुछ समझते नहीं है। इसलिए जो कॉकरोच जनता पार्टी का जन्म हो रहा है, क्योंकि नेताओं ने जनता को कॉकरोच ही मान लिया है। और ये दो बयान जो आपने दिखाए, ये साबित करते हैं कि नेताओं के मन में अब जनता जनार्दन का भाव नहीं रहा है और वे अहंकारी हो गए हैं। अच्छा, ये भाव पहले भी था, लेकिन थोड़ा सा वो मर्यादा के अंदर रखते थे या चोरी छुपे कहते थे, लेकिन अब खुलेआम कह रहे हैं। जी हाँ, पहले मन में कुछ भी रहता हो, लेकिन दिखावटी तौर पर एक दिखावा तो करते ही थे, विनम्रता का, सदाशयता का, सज्जनता का, शीलता का, शालीनता का। मगर अब वो दिखावा करना भी बंद कर दिया है और दड़े गम नेता जो है अपने अहंकार का प्रदर्शन कर रहे हैं। जीतू पटवारी जिस तरह से धमका रहे थे, मैं उनको तब से जानता हूं जब वो जीएससीसी के छात्र हुआ करते थे, गवर्नमेंट आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज के जी। और मूलतः वो स्वभाव से अहंकारी व्यक्ति है, ये कहने में मुझे बिल्कुल भी संकोच नहीं है। और चूंकि वो अपने आप को राहुल गांधी का बड़ा नजदीकी मानते हैं और उनको इस बात का भी अहंकार है कि राहुल गांधी ने खुद ने उनका चयन किया था मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए, तो हम लोग तो इंदौर में उन्हें मिनी राहुल गांधी ही कहते हैं और वो जूनियर राहुल गांधी है। तो आप तेवर देख लीजिए उनके राहुल गांधी। कहावत आम भाषा में बोलते हैं हालांकि कि चाय से ज्यादा केटली गर्म। हाँ, इनकी तो चाय तो बहुत बुरी तरह से ठंडी हो चुकी है, लेकिन केटली बहुत गर्म जी। तो ब्रजेश जी, एक तस्वीर हमने देखी, दो तस्वीरें, वो इसलिए जिक्र करना है कि जो प्रतीक जी ने कहा कि दिखावे की राजनीति की, एक ट्रेन का दृश्य हम देखते हैं कि जीतू पटवारी के साथ साथ हेमंत खंडेलवाल आमने सामने बैठे हैं, बड़ी सौजन्यता की बात हो रही है। एक वीडियो हम देखते हैं कि आशुतोष तिवारी वोट मांगने निकले हैं, जीतू पटवारी मंच से उनको आवाज़ देते हैं, दोनों गले मिलते हैं और उसी मंच से वो वोट मांग लेते हैं। लेकिन असली कहानी उसको मानी जाए, ये जो हम देख रहे हैं। देखिए, मतलब मनोज जी, राजनीति के दोनों ही चेहरे हैं। हमने देखा है कि किस तरह से दिग्विजय सिंह सुंदरलाल पटवा के यहाँ जाते थे, बाबूलाल गौर के यहाँ जाते थे, कैलाश जोशी के यहाँ जाते थे, एक तस्वीरें वो भी थी। और आज भी तस्वीरें ऐसी हैं कि हम देखते हैं कि सदन के बाहर जब मिलते हैं, साथ में बैठते हैं तो गपशप लगाते हैं। नई तस्वीरें हम भुट्टा पार्टी की भी देख सकते हैं, कई बार देखने को मिली है, चाहे कमलनाथ जी रहे हों, उसके पहले कि एक तरफ आंदोलन चल रहा था और कमलनाथ जी भुट्टा पार्टी में पहुंच गए थे, तो किस तरह से बवाल मचा था। हमने वो तस्वीरें भी देखी हैं इंदौर में कि यदि कांग्रेस कार्यालय में कैलाश विजयवर्गीय पहुंच जाते हैं तो किस तरह से कार्रवाई हो जाती है गुलाब जामुन खिलाने पर। तो आप देखिए कि परिस्थितियां अनुसार काम होता है कि जब जैसी परिस्थिति है वैसा कर लेते हैं। और राजनीति में कोई नई बात नहीं है मनोज जी। इससे पहले भी जब हम वोट डालने लायक हुए थे, वोट डाल रहे थे पहली बार, हमने बूथ कैप्चरिंग भी देखी है और उसके बाद भी देखी जर्नलिज्म में आने के बाद। लेकिन आज की तारीख में वो सब खुलकर सामने इसलिए आने लगा, ज़्यादा तरीके से सोशल मीडिया हो गया कि किसी ने कुछ बोला तो वीडियो बन गए, आ गया। पहले भी ये चीज़ें होती थी, दबी छुपी रहती थी नेताओं में। निश्चित तौर पर जो प्रतीक जी कह रहे हैं कि पहले के नेताओं में और अब के नेताओं में जमीन आसमान का अंतर भी आ गया। अहंकार तो आ ही गया। दिग्विजय सिंह इतने मुखर है बीजेपी के लिए, जब वो मुख्यमंत्री थे तो इसी भोपाल में जो राष्ट्रीय कार्य समिति हुई थी बीजेपी की, उन सारे लोगों को राजकीय अतिथि का दर्जा दिया था दिग्विजय सिंह ने और उनके सम्मान में भोज रखा था सीएम हाउस में। आप देखिए, दिग्विजय सिंह जी नर्मदा परिक्रमा करते हैं, जब वो नर्मदा जी की यात्रा पर जाते हैं तो अमित शाह जब वो गुजरात में प्रवेश करते हैं तो सारे इंतजाम करते हैं, फोन लगा के बोलते हैं कि भाई कोई तकलीफ तो नहीं हो। तो राजनीति में अभी भी वो है, लेकिन अब तैयारी प्रहलाद पटेल कराते हैं। हाँ, कड़वाहट बढ़ गई है वो इस तरह से कि अब नेताओं का जो अहंकार है ना कुछ ज्यादा ही हो गया है। लेकिन ये पब्लिक को सीधे सीधे नहीं धमकाना कह सकते हम कि आपको आप जनता पे भरोसा नहीं है क्या, विकास के कामों पे भरोसा नहीं है क्या। हाँ, निश्चित तौर पर ये असल मुद्दा है कि क्या विकास पे चुनाव लड़े जा रहे हैं या रणनीति या दादागिरी या बाकी चीजें अपनाई जा रही हैं। मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पे जीतू पटवारी अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा रहे हों कि देखिए भाई कोई भी और एक तरह से वो संदेश दे रहे हों जो प्रशासनिक तंत्र है कि आप गड़बड़ी मत कीजिए, और अपने कार्यकर्ताओं से कह रहे हो किसी भी प्रकार की गड़बड़ी हो तो आप देखिए, नजर रखिए, हम रखें, हम आपके साथ हैं। भाई ये तो समझ में आता है, ये तो समझ में आता है। लेकिन ये कोई पहली बार जीतू पटवारी नहीं बोल रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं। हमने बीजेपी के नेताओं को देखा है, जब वो विपक्ष में थे वो भी ऐसा बोलते थे।
आप देख लिए कि किस तरह से राजगढ़ में एक कलेक्टर थप्पड़ कांड होता है तो बीजेपी के नेताओं की क्या भाषा रहती है। तो एक तरह से कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाने का होता है। और वही अधिकारी आप देखा है, सुन ले पिट्ठू कलेक्टर। हाँ, तो आप देखिए कि ये कोई एक वो नहीं है कि कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, तमाम राजनेता करते हैं, वो अपने कार्यकर्ताओं को संदेश देना चाहते हैं। दूसरी जो वीडियो की हम बात कर रहे हैं उसमें एक कोई कार्यकर्ता बोल रहा है, कार्यकर्ता है या वो कोई आम है जिस तरह से युवा की हम बात कर रहे हैं, वो मंत्री के सामने आम आदमी को क्या लेना देना, लाठी की भाषा कार्यकर्ता वोट डलवाएगा कि भैया हम लाठी के, यदि कोई वोट डालने नहीं आया तो लाठी के दम पे वोट डलवा लेंगे। मुझे नहीं लगता कि ऐसी अभी हालात हैं मध्य प्रदेश में कि किसी मतदाता को आप जबरिया ले आओगे, उठाकर ले आओगे, उससे वोट डलवा दोगे। तो ये परंपरा तो है नहीं। कहने के लिए हो सकता है कि भाई हमने कोई ग्वालियर चंबल में देखा है कि किस तरह से मतदाताओं को रोक दिया जाता है, मंत्री उसको वोट डालने नहीं शुक्ला वोट डालने से रोक दिया जाता है, यहाँ तक तो होता है, लेकिन जबरदस्ती किसी से वोट डलवा लिया जाएगा, ये मुझे आश्चर्यजनक लगता है। हाँ, आप प्रलोभन देकर वोट डलवा देते हैं, वो बात अलग है। तो ये वीडियो है और ये दोनों ही मुझे लगता है कि कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ा, इसलिए इस पे चर्चा कर रहे हैं। अगर राकेश शुक्ला उसको डपट देते, हाँ, चुप, लेकिन वो भी अपने कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ा रहे, हाँ आप लगे रहिए, इसका मतलब आप प्रोत्साहित कर रहे हो ना। लेकिन प्रतीक जी, या केवल ये प्रतीकों की लड़ाई है या वाकई में कि एक सीट इतनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गई दोनों के लिए कि किसी भी हद तक कर जाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि साख का सवाल दोनों के लिए। हमने पिछली बार देखा था श्योपुर की लड़ाई, जो सरकार के मंत्री चुनाव रहते हुए हार गए थे। ये साख की लड़ाई तो हर चुनाव होता है, कॉलेज का छोटा चुनाव भी साख की लड़ाई होता है, तो विधानसभा नहीं, जैसे हमने देखा कि 18 में कि भैया मार्जिन की लड़ाई थी, 112 पे एक पार्टी खड़ी थी, 114 पे दूसरे खड़े थे। यहाँ तो आपका बम्पर घूमे थे, एक हार जाएंगे तो कुछ नहीं होगा और एक जीत गए तो फर्क नहीं पड़ना संख्या बल पे। पर मुझे लगता है ये दो वीडियो दिखाए हैं, ये दोनों वीडियो, जैसा कि ब्रिजेश भाई कह रहे थे कि ये दोनों वीडियो जो है वो जवानी जमा खर्च ज्यादा लगते हैं। लेकिन आपने का पॉइंट भी बिल्कुल ठीक है कि भाई शुक्ला जी को, मंत्री जी को कहना चाहिए था कि बेटा ऐसा नहीं बोलते, अपने को तो मतदाताओं के हाथ जोड़कर वोट डलवाना है। वो हाथ तोड़कर वोट डलवाने की बात कर रहा है। हाँ, अगर ये ऐसा कहते तो बात थोड़ी अच्छी होती है और लगता है कि मंत्री जी संजीदा है। और हो सकता है कि मंत्री जी ये कहते कि वो, मैंने सुना कि वो हाथ जोड़कर वोट डलवाऊंगा, मुझे नहीं सुना कि वो तोड़कर हाथ तोड़कर, तो वो कहना चाहिए। और जीतू पटवारी को भी कहना चाहिए था कि मैं अफसरों को चेतावनी दे रहा हूँ कि वे किस तरह की गड़बड़ी ना करें। जो भाई वो ये कह सकते थे कि मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आप ईमानदारी से वोटिंग कराइए, बात तो वही थी। पर वो मैंने कहा ना कि अहंकार इन दिनों में राजनीति में जिस तरह का अहंकार देखने को मिल रहा है, कोई छुटभैया नेता हो, मंत्री हो, वो और बड़ा हो और बड़ा, शीर्ष से लेके जो है वो नीचे तक जो है राजनेताओं में, पॉलिटिकल पार्टीज में जबरदस्त अहंकार इस समय देखने को मिल रहा है। और ये अहंकार राजनीति में जो आया है उसके लिए बहुत हद तक हमारी जनता जिम्मेदार है, जो इन अहंकारी नेताओं को छेड़ रही है और इन अहंकारी नेताओं को सबक नहीं सिखा रही है। लोकतंत्र में सबक सिखाना चाहिए, आप सबक ही नहीं सिखाना चाहते। आप 304 साल 364 दिन गाली देते हैं और 365 दिन उसी अहंकारी नेता को वोट डाल देते हैं, तो वो कैसे सुधरेगा? क्योंकि उस नेता को पता है ना कि चुनाव के वक्त में कोई स्कीम ले आऊंगा, पैसा दे दूंगा या कोई प्रलोभन दे दूंगा और वोट के प्रकार ने ले लूंगा। मैंने मेरी बात का ही समर्थन कर रहे हैं ना, आपकी मतदाता जो है वो अपना वोट बेच देता है, सरकारी योजना को बेच देता है या व्यक्तिगत तौर पर बेच देता है। जिस देश में एक कंबल पे, एक बोतल शराब पर, एक लोटे पे, एक गगरे पे, एक घड़ी पे, 500 रुपए पे, एक गाड़ी पर वोटिंग हो जाता हो, जाति भी हो जाता हो, धर्म पर हो जाता हो, उस देश में रोजगार, बेरोजगारी, बीमारी, गरीबी मुद्दा ही नहीं हो, तो उस देश में नेता क्यों जनता की चिंता करे? उसे मालूम है कि इस मतदाता की कीमत लगाऊंगा और वोट ले लूंगा। तो वो अहंकार तो उसके सर पे आने ही है ना, उसके सिर पे चढ़ के बोल नहीं है। लेकिन पॉलिटिशियन ये भूल जाते हैं कि जब अहंकार राजा रावण का नहीं रहा तो ये तो क्या है, कुछ भी नहीं है रावण के सामने। लेकिन मजेदार बात यह है ना प्रतीक जी कि इसी अहंकार का आरोप लगते रहे नरोत्तम मिश्रा पे कि उनके अहंकार के कारण वो चुनाव हार गए, उनके कार्यकर्ताओं की बदजुबानी के कारण हार गए और उसी कारण उनका टिकट कटा, उन्हीं के नेता उसी को सपोर्ट कर रहे हैं और दूसरी पार्टी जो उसको मुद्दा बना रही थी नरोत्तम मिश्रा के जो आरोप लगते उनको, वो भी उसी भाषा में बात कर रही है, उसी जनता से जिनने पिछले नेता को नकारा है। नहीं, सिर्फ नरोत्तम मिश्रा को क्यों दोष दिया जाए? नहीं, हम तो क्योंकि अपनी दतिया की बात कर रहे हैं इसलिए, इसे तो फेरिस्त लंबी है। कमोबेश हर नेता, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो जी, तो आप उसका देखिएगा अहंकार उसके शरीर के अंग से फूट कर बाहर निकलता है, केवल जुबान से नहीं निकलता। उसकी बॉडी लैंग्वेज भी अगर आप देखें
कांग्रेसी नेताओं की बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए, बीजेपी तो सत्ता में है, बिल्कुल। तो भी आपको लगेगा कि यार ये किस तरह के मगरूर और जो है अहंकारी टाइप के लोग। वो मुझे लगता है कि राजनीति से शालीनता खत्म होती जा रही है। आप लोकसभा विधानसभा की बहस देख लीजिए, आप सार्वजनिक मंचों से दिए जाने वाले भाषण देख लीजिए, उसमें अब जो है वो शालीनता दिखाई नहीं देती। अब आपको यही दिखाई देगा कि आदमी बढ़ चढ़ कर बातें कर रहा है और ऐसी व्यर्थ में गाल बजा रहा है जिसका कोई औचित्य नहीं है। जैसे ये दोनों भाषण है, इनका कोई औचित्य नहीं है, बिल्कुल। और इनसे कोई राजनीति में कोई दतिया के चुनाव परिणामों या वोटों में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन आप देख लीजिए कि बेफुजूल का बयानबाजी हुई है और उसी वजह से जो है आप ये प्रोग्राम दिखा रहे हैं, तो संजीदगी का अभाव है कुल मिला के। एक जो बौद्धिक राजनीति होती थी, प्लेटो ने कहा, जो दुनिया के सबसे बड़े दार्शनिक हुए, प्लेटो, अरस्तु, प्लेटो ने कहा कि राजा जो है वो दार्शनिक होना चाहिए, तो पॉलिटिशियन जो है वो दार्शनिक होना चाहिए, राजनीतिक राजनेता के पास एक दर्शन होना चाहिए, एक विचार होना चाहिए। दुर्भाग्य यह है इस देश कि ना तो हमारे नेताओं के पास दर्शन है, ना हमारे नेताओं के पास विचार है, ना हमारे नेताओं के पास भाव। ये भाव का जो अभाव है, उसी की वजह से इस तरह की भाषा निकलती है, उसी की वजह से हमारी राजनीति गंदी होती है, उसी की वजह से जो है वो इस तरह का वातावरण बनता है कि लोकतंत्र पर ही अब सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या हम लोकतंत्र के काबिल थे, कि क्या हम स्वतंत्रता के काबिल थे, या हम स्वेच्छाचारिता में बदल गए। ये बड़ा बिल्कुल बड़ा सवाल है। लेकिन ब्रजेश जी, सवाल वही है ना कि क्या नेताओं के लिए सबसे मुफीद है कि विकास की जगह, तमाम सारे मुद्दे की जगह जो जनता से जुड़े हैं उस पर बात करने की जगह किसी एक नेता के बयान पर बात कर ली जाए, जैसे हम भी कर रहे हैं, या किसी एक अफसर को चेतावनी मिल गई है, किसी ने चमका दिया है, उस पर फोकस कर लिया जाए और जो असल मुद्दे वो पीछे छूट जाए, ताकि जनता के बीच अगर आप असल मुद्दों की बात करेंगे तो फिर आपको बताना पड़ेगा कि आपने उसका जीवन स्तर सुधारने के लिए क्या किया है, कि अगर आपने मेडिकल कॉलेज खोला तो वहाँ डॉक्टर है कि नहीं, आपने कॉलेज खोला फैकल्टी है कि नहीं, आपने स्कूल खोल दिया उसमें महिला बच्चियों के लिए शौचालय है कि नहीं, साफ सफाई है कि नहीं, टीचर है कि नहीं, फैकल्टी है कि नहीं। ये सारे मुद्दे से बच जाओ। अब एक ऐसा बयान दे दो जिससे मुद्दा भटक जाए। आप देखिए ना, चुनावों को बयानों पे आधार पर ही जीतने की कोशिश की जाती है। असल मुद्दों पे कोई भी राजनीतिक दल नहीं आना चाहता। आएंगे तो उनसे भी सवाल होंगे, यदि वो दूसरे राजनीतिक दल से सवाल पूछ रहे हैं कि आपने क्या किया है, क्या हालात हैं, तो उन पर भी पलट के सवाल आए कि भाई आपने क्या कर लिया था। तो ये जो असल मुद्दों से भागने की मजबूरी बन गई है राजनेताओं की, क्योंकि काम तो करना नहीं है। और वो जब समझ गए हैं कि काम से अकेले से चुनाव नहीं जीते जाते हैं, जिस तरह से प्रलोभन दिया जाता है, जिस तरह से वोट खरीदे जाते हैं, उस तरह से जीत जाते हैं, तो वो काम पर फोकस नहीं रहता। अब वो काम की बात तो कर नहीं सकते हैं, यानी काम की बात करेंगे तो उनको एक रोड मॉडल लेकर आना पड़ेगा कि भाई हम देखिए इन्होंने ये किया, हम ये हमारा ये मॉडल ये है, हमें सरकार में आएंगे या हमारा प्रत्याशी जीतेगा तो वो क्या काम करेगा। यदि आज कांग्रेस ये बात करती है कि हम क्या करेंगे यदि विपक्ष में रह के, तो उनके पास विधायक निधि के अलावा है क्या कि क्या कर लेंगे। बीजेपी से यदि पूछा जाए कि आप क्या करोगे, तो वो सवाल ये होगा ना कि आपने अभी तक क्या कर लिया जब लगातार आप थे, तो दोनों ही घिर जाते हैं उसमें। और वो तो बेहतर होता है भैया जीत गए तो हम तो चांद पर फ्लैट भी दे सकते हैं और जनता भरोसा भी कर सकती है भाई सत्ता में। इसलिए हम देखते हैं कि उपचुनाव जितने भी होते हैं ज्यादातर सत्ताधारी दल की तरफ ज्यादा प्रभावित होते हैं, और वहां मतदाता सोचता है कि भाई इनकी सरकार है, काम हो सकते हैं, तो वहां ज्यादा जाता है मतदाता। लेकिन अब जो बात है मुद्दों की, वो तो कोई करना ही नहीं चाहता है, और सुर्खियां बटोरना आदत है ना आज की तारीख में। लेकिन उस जनता को आप ये क्यों माने हम, क्योंकि तमाम सारे उदाहरण है। श्योपुर का उदाहरण है कि आप पहले वन मंत्री बना देते हैं, चुनाव हार जाते हैं। राजस्थान में हमने देखा उपचुनाव होता है और जिस कैंडिडेट को आपने चुनाव में उतारा उसको चलते चुनाव में मंत्री बना देते हैं, शपथ दिला देते हैं, और वो चुनाव हार जाता है। क्योंकि जनता तो समझदार ही कहीं कहीं दिखाई देती है, ऐसा नहीं है। नहीं, जनता तो हमेशा समझदार रहती है मनोज जी। आप देखिए नगरीय निकाय चुनाव में वो अलग चुनती है, विधानसभा में अलग चुनती है, लोकसभा में अलग चुनती है, तो जनता की समझदारी पे तो कोई वो नहीं है। यदि जब आप अति कर देते हो, उनके सामने तो दो तरह के लोग हैं ना, एक चोर है एक महाचोर है, या तो चोरों में से चुनना है तो फिर वो ये देखते हैं ना किसकी चुनाव कर रहा है। तो ये एक समस्या है ना, वहां पर कोई पाक साफ तो आ नहीं रहा राजनीति में कि उस व्यक्ति को चुन ले। बायोडाटा में ये थोड़ी देखते हैं कि वो शैक्षणिक योग्यता क्या है, उसकी सामाजिक योग्यता, वो तो देखते हैं किस जाति का, उसका वोट कितना है, आपराधिक मामले कितने, दम है कि नहीं, कितना खर्च कर सकता है। दलील यही दी जाती है कि भैया हमने तो जिसमें विनिंग क्षमता देखी है इसलिए उसको टिकट दिया है।
तो राजनीति में आदमी को ये नहीं देखा जाता ना कि वो चरित्र से कैसे है, विचार वाला है कि नहीं है, स्वच्छ है कि नहीं, जनसेवा करने के लिए आ रहा है, वो तो व्यवसाय करने के लिए आ रहा है एक तरह से। ये देखा जाता है कि उसके पास कितना पैसा है, कितना खर्च कर सकता है व्यक्तिगत रूप से, उसके समाज के कितने वोट हैं, उसकी कितनी पकड़ है, उनकी कितनी सुनवाई है, उसके पीछे जनाधार कितना है, ये तमाम चीजें देखी जाती हैं। तो जब वो तो एक अपराधी के पीछे भी हो जाती हैं। इसलिए आप देखिए शपथ पत्र में किस तरह से बायोडाटा आता है, आप देखिए कि एक एक पे कितने मामले दर्ज होते हैं, जेल से लोग चुनाव जीतते जेल से जो देखे। लोग चुनाव जीत जाते हैं। तो ये अलग अलग पैमाने हैं राजनीति में। यदि स्वच्छता लाना है तो उसके लिए जनता ज्यादा जागरूक होगी, वो देख ले कि भाई पार्टी भले ही कोई सी भी हो, यदि व्यक्ति उम्मीदवार सही नहीं है तो वो सही उम्मीदवार का चयन करे। लेकिन मैंने जो आपसे कहा ना, सब तरफ तो वो हमाम में सब नंगे हैं, लेकिन तो दिक्कत खड़े ये वही है ना, तो उनमें से ही चुनना है। तो वो वोटरों पर आरोप तो यही लगता है कि वो ऐसा लगता है कि वो अपना जनप्रतिनिधि ने अपना जीजा चुन रहा है, कि उसको समाज भी देखेगा, उसकी तमाम चीजें देखेगा, मेरी जाति का है कि नहीं, ये है कि नहीं। तो फिर नतीजा ये होता है कि कुछ अच्छे लोग चुने जाते हैं लेकिन ज्यादा बुरे लोग चुन लिए जाते हैं। बहरहाल वक्त इतना ही था। बहुत धन्यवाद प्रतीक जी आपका। तो दतिया की सियासी जंग पर आज की बहस से एक बात तो बिल्कुल साफ है, चुनाव आते जाते रहेंगे, सरकारें बनती बिगड़ती रहेगी, लेकिन जो धमकी आज नेताओं की जुबान से निकल रही हैं वो हमारे लोकतंत्र की बुनियाद को कमजोर करती है। सत्ता के हनक में वोटर्स को डराना और विपक्ष के गुस्से में अफसरों को चमकाना, ये किसी भी सभ्य समाज के लिए सही नहीं है। नेताओं को ये समझना होगा कि दतिया की जनता भेड़ बकरी नहीं है, वो जागरूक है और अपने वोट की चोट से बड़ों बड़ों का अहंकार तोड़ना जानती है। अधिकारियों को भी किसी राजनीतिक दल का टूल बनने की बजाय सिर्फ संविधान और कानून के प्रति वफादार रहना होगा। उम्मीद है कि चुनाव आयोग इस तनातनी पर अपनी पैनी नज़र रखेगा ताकि दतिया में वोट किसी खौफ के निष्पक्षता से डाला जा सके। अटेंशन में आज के लिए बस इतना ही। निष्पक्ष और बेबाक खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।